हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में आयोनाइजेशन एनर्जी टॉपिक को कवर किया था। अब मैं इसकी कुछ प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में आपकी पूछी जा सकती हैं। सुनिए, आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी होती थी अगर किसी एटम में से अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं, उस टाइम पे हम जो एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है। कभी कभार प्रॉब्लम कुछ ऐसी आती है, आपको IE1, IE2, IE3 दे देता है। मान लिया ये 8 किलो जूल पर मोल है, मान लेते हैं ये 16 है और ये 70 किलो जूल पर मोल है। अब आपसे पूछ लेता है, बताइए हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट हैं। चलिए, अब यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट और सेकंड में एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कम है, बट सेकंड और थर्ड में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अब आपको याद रखना है, जहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा आ जाएगा तब क्या हो रहा होगा, आउटर सेल से इनर सेल पे जंप कर रहा होगा, तभी इतना ज़्यादा डिफरेंस आता है। मीन्स यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे वो क्या आएंगे, 2, क्योंकि थर्ड निकालना तो डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम 2,8,2, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकल जाएंगे, बट थर्ड निकालेंगे तो कहाँ से निकालना पड़ेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से, जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब हम समझ जाएंगे यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं। ओके, उसके बाद हम इनर सेल से निकालेंगे तो एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम पहले आपसे पूछी जा चुकी हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। चलिए, अब मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं और कभी कभार आपसे पूछ ली जाती हैं। अब सुनिए, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हुई देन आपसे पूछेगा मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा है या कम है। आयोनाइजेशन एनर्जी मेटेलिक नेचर के डायरेक्टली है या इन्वर्सली, देन हमारा आंसर आएगा इन्वर्सली। क्यों, बताता हूँ आपको। मेटेलिक नेचर, देखिए मेटेलिक नेचर डिपेंड करता है कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है, लूज कर पाता है। बट अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब हुआ वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं पा रहा है, बहुत एनर्जी उसको चाहिए, तो मेटेलिक नेचर क्या हुआ, यहाँ पे कम हुआ। तो दोनों क्या हुए हमारे, इन्वर्सली हुए। उसके बाद नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या रहेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। अब बात ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों हुआ, देखिए मेटल वो हाईली रिएक्टिव होती है जो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर पाती है, बट यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं किया जा सकता। उसके बाद आपने ये बात सुनी होगी और नहीं सुनी तो आप समझ लें इस चीज़ को। अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका, गेन करते हैं तो रिडक्शन हो रहा है आपका, ठीक है। अब मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो खुद का क्या करवा रही है, ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या करवा रही है, रिडक्शन। इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर चेक कर सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब उसकी जो रिड्यूसिंग पावर है वो भी क्या है, कम है। ओके, ये तीनों फैक्टर आपको पता होने चाहिए। चलिए, अब हम आगे चलते हैं और जो हमारा आज का टॉपिक है हम उसको कवर करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EgH, या फिर हम इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हम इसको बोल सकते हैं। देखिए, अगर आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तब उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है। जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो एनर्जी हमारी हो गई है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब रिलीज कर रहा है तो नेगेटिव होगी,
ओके। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या करता है, एनर्जी लेता है, तो वो क्या हुई हमारी एंडोथर्मिक। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम है, हम वो कवर करते हैं। अब सुनिए, अगर आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं, मीन्स यहाँ पे आप अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, देन आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव। ओके, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन की लेने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है, तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो मैक्सिमम होगी नेगेटिव में। ओके, मैथमेटिकल यूज़ नहीं करेंगे हम इन चीज़ों को, हम यूज़ करेंगे केमिस्ट्री की फॉर्म में। तो मैक्सिमम है, बट हम साथ के साथ बोलेंगे नेगेटिव में। अब चलिए हम बात करते हैं ग्रुप के लिए। अब ग्रुप के लिए हमें पता है, तब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, साइज हमारा इंक्रीज होगा। साइज अगर हमारा इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा न्यूक्लियस से उतना ही इंटरेक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा आ जाएगा। अब शिल्डिंग इफेक्ट आपको पता है रुकावट ऐड नहीं होने दे रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी बहुत कम रिलीज होगी। तो आप क्या समझते हैं, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लेस नेगेटिव आएगी। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए। अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, होना ये चाहिए सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, इसीलिए इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएगा और मैक्सिमम एनर्जी रिलीज कर देगा। तो नेगेटिव में सबसे ज़्यादा एनर्जी फ्लोरीन की होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ, क्लोरीन की हाईएस्ट है। अब क्लोरीन की हाईएस्ट क्यों है, फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की हाईएस्ट क्यों है, फ्लोरीन की क्यों नहीं है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, फ्लोरीन का नंबर है 9, मीन्स यहाँ पे हो गए हैं 2 और 7। सेकेंड सेल की कैपेसिटी केवल 8 इलेक्ट्रॉन की होती है। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो बाकी इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, ये इजीली ऐड नहीं हो पाएगा। बट क्लोरीन में 2, 8, 7, थर्ड सेल की कैपेसिटी हमारी यहाँ पे कितने की है, 18 की है, तो हम इजीली इसमें ऐड कर पाएंगे। तो क्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेता है और मैक्सिमम एनर्जी रिलीज कर देता है। आपकी टेबल दी गई है, आप अपनी एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं। चलिए, फिर कुछ बच्चे सोचते हैं ब्रोमीन की कैपेसिटी तो और भी ज़्यादा है, सेल इतनी बड़ी हो गई, इजीली ऐड हो जाएगा। क्या होता है, फिर न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी बढ़ जाती है, फिर एडिशन क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, यही सेम फंडा हमारा ऑक्सीजन और सल्फर के साथ है। आपसे पूछा जाता है ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी ज़्यादा है, देन हमारा आंसर आएगा सल्फर की ज़्यादा है। रीजन सेम है, आप बता सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आ सकती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारी आएंगी वो रहेंगी, क्या आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव रहेगी। हमारा आंसर आएगा यस। अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी नेगेटिव आएगी, मीन्स हमारी प्रोसेस क्या होगी, यहाँ पे एनर्जी क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो ये हमारी हुई कैसी हुई, एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज कर रहा है। और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या था, एनर्जी गेन करता है, एनर्जी गेन करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो अगर एनर्जी गेन कर रहा है तो कैसी प्रोसेस हुई, एंडोथर्मिक। ओके, तो आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक है, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ऐड करता है और एनर्जी रिलीज करता है, तो ये नेगेटिव है, मीन्स कि एक्सोथर्मिक है। ओके, चलिए अब हम क्लियर करते हैं पॉइंट को। क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा एक्सो रहेगी, देन हम बात करते हैं फर्स्ट जो है वो हमारी एक्सो रहेगी। कैसे, सुनिए, अगर मान लो किसी एलिमेंट में आपने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया तो उसने एनर्जी रिलीज कर दी, मीन्स प्रोसेस हो गई एक्सो।
अब आप चाहते हो उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करवा दें। अब क्या होगा, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया जाएगा क्या होगा, दोनों में रिपल्शन। अगर रिपल्शन होगा तो एक बात बताइए, उस रिपल्शन को ख़त्म करने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो फाइनली ये कंक्लूजन निकला, हमने जो एनर्जी लगाई मान लो वो थी 100 और उसने जो वापस निकाली वो थी 60। ओवरऑल क्या हुआ, हमने 100 दी, उसने 60 निकाली, तो 40 उसने रख ली। हालांकि निकाली उसने बट उसने कम निकाली, तो ओवरऑल क्या हुआ, 40 उसने रख ली। तो ये प्रोसेस कैसी हुई, एंडो। तो याद रहे, अगर इससे आगे हम इलेक्ट्रॉन फर्स्ट के बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो हमारी प्रोसेस कैसी हो जाती है, एंडो एर्गिक, एंडोथर्मिक। ओके, फर्स्ट हमारी एक्सो है, बाकी हमारी क्या रहेंगी, यहाँ पे एंडो रहेंगी। बच्चे कंफ्यूज है, नहीं नहीं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो नेगेटिव होती है, फर्स्ट के लिए नेगेटिव है, बाकी के लिए पॉजिटिव है। अब फिर हमसे कभी कभार पूछता है क्या फर्स्ट के लिए भी आपकी पॉजिटिव हो सकती है। हमारा आंसर आएगा यस, हो सकती है कुछ एलिमेंट के लिए, लाइक नोबल गैस के लिए। नोबल गैस आप एग्जांपल ले सकते हैं। नोबल गैस में क्या होता है, लाइक नियोन 2,8, ये पहले से स्टेबल है। अगर अब आप इसको एनर्जी दोगे तो आपको सेल जनरेट करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ये जो एनर्जी निकालेगा वो कम निकालेगा, ओवरऑल इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये फर्स्ट हमारा एंडो एर्गिक हो सकता है, मीन्स इसको एनर्जी दी जा सकती है और ये वैल्यू क्या आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया है। ओके, थैंक यू।